हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी कि हमारा जो संविधान बना उसके पीछे कौन कौन से अधिनियम आए, उनमें कौन कौन से प्रावधान थे जो हमारे संविधान में लिए गए। इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, मैं आपको दो दो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए। और इनको हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटी में अभी हम संविधान के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए, मैं आपको और चीज बता देती हूँ कि पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत की। आप उससे पॉलिटी पढ़िए, हम भी उसी से ही पढ़ रहे हैं, वो काफी सही है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले हम देखते हैं हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और म्यांमार के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इम्बैक्स। ठीक है, इम्बैक्स। आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया बायलेटरल, एक्स से एक्सरसाइज। तो ये काफी इजी है याद रखने के लिए इम्बैक्स, क्योंकि आई से इंडिया और एम से म्यांमार, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं इस अधिनियम में क्या था 1892 के। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसमें क्या 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 किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में इस अधिनियम से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई, लेकिन जो बहुमत था वो रहेगा सरकारी सदस्यों का। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसने जो हमारी विधान परिषद थी उनके और अधिकार दे दिए कि वो बजट पे भी बहस कर सकते हैं और कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये इस यहाँ से ऐड हो गई। इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से अधिनियम से क्या हुआ था। इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। तो इसमें क्या था, जो हमारी प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गवर्नर को गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्ति दे दी गई कुछ लोगों की सिफारिश पर। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, देखिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो कौन थे? जो लॉर्ड मिंटो थे वो वायसराय थे और लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इसलिए इनको कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। ये वाला जो हमारा एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफी चीजें हुई थी, देखते हैं क्या। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसमें इस एक्ट से क्या हुआ कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उनका साइज बढ़ गया। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग संख्या थी, केंद्रीय विधान परिषद में 60 हो गई संख्या। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, इनने क्या कि जो केंद्रीय परिषद है उस पर उन्हें अपना नियंत्रण रखना था, तो उसमें उन्होंने सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय हमारी परिषद थी, प्रांत मतलब उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी, मतलब वो भी उनका ही बहुमत देखा जाएगा। इसने दोनों स्तर पर विधान परिषदों के चर्चा कार्य का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। ठीक है, इस अधिनियम से कुछ और कार्य भी होने लगे, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट का संकल्प रख सकते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसमें पहली बार जो गवर्नर की कार्य परिषद थी, ठीक है, गवर्नर उसकी सहायता के लिए जो कार्य परिषद थी उसमें भारतीय पहल को शामिल किया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि जो मुस्लिम थे उनके लिए पृथक निर्वाचन कर दिया, मतलब मुस्लिमों को मुस्लिम ही चुनेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। देखिए, इनने क्या किया, इनने सोचा कि हिंदू मुसलमान को उस वक्त लड़वा देंगे तो वो आपस में लड़ते रहेंगे और वो सरकार को इतना मतलब
उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे। उन्होंने भी ये चीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा, इसलिए उन्होंने क्या करा कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन कर दिया। ठीक है, इस तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। मतलब इन लोगों के लिए भी अलग उन्होंने प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। तो इसमें इस एक्ट में इम्पोर्टेंट है कि मतलब सांप्रदायिकता पर बल दिया गया है इस समय। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। तो देखिए उन्होंने भी यही काम किया कि आपस में लड़वाना, और एक्चुअल में अभी भी यही होता है, पॉलिटिशियंस कुछ जो होते हैं वो यही काम करते हैं। इसलिए आप एक एज अ सिटीजन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमेशा सोचिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, आज थोड़ी सी अलग बात भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सोचते होंगे जैसे किसी व्यक्ति को देख के कि इसकी थिंकिंग इतनी महान क्यों है, ये इंसान इतना ग्रेट क्यों है। जैसे आप देखते होंगे स्वामी विवेकानंद, तो आप सोचते होंगे कि ये लोग इतने ग्रेट क्यों होते हैं, इन लोग की थिंकिंग ग्रेट होती है। तो आप भी अपने आप को कभी भी एक कास्ट से, एक रिलीजियन से, एक भाषा से, एक क्षेत्र से जोड़कर मत देखिए। हमेशा अपने आप को ऊंचा देखिए। ठीक है, हर इंसान सेम होता है। 99.9% हमारे सबके डीएनए भी सेम है। 0.1% सबके डीएनए अलग होते हैं, जिससे उनका फेस, आईज, उसके फीचर्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमारा सब ब्लड एक से बना हुआ है, एक सी चीज से, सब चीजें सेम है, लेकिन क्या है, डिवाइड कर दी गई है, उसी पे लड़ते रहते हैं। लेकिन आपको अपनी थिंकिंग, आप एक आईएएस एस्पायरेंट है, आपको अपनी थिंकिंग हमेशा एक अच्छी रखनी है, काफी ऊंची रखनी है। हमेशा अपने आप को ऊंचा उठ के देखिए, अपने आप को एज अ इंडियन देखिए, ऐसा ह्यूमन बीइंग देखिए, ऐसा एज अ वर्ल्ड का पार्ट देखिए। उससे देखिए आपकी थिंकिंग अच्छी होगी। थिंकिंग अच्छी होगी तो आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी, आप जो इंटरव्यू होगा उसमें भी अच्छा पार्ट कर पाएंगे। और मतलब हमेशा अपनी थिंकिंग को बिग रखिए, ऊंचा सोचिए। हमेशा किसी अपने आप को किसी छोटी चीज से नहीं जोड़िए, अपने आप को बड़ी चीज से जोड़ के देखिए। है ना, सबको इक्वल मानिए। आपको ऐसी थिंकिंग अपनी बनानी चाहिए, उसका आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। और अगर आपको कोई ग्रेट काम करना है या ग्रेट थिंकिंग रखनी है, तो आपको हमेशा अपनी सोच को ऊंचा रखना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान मत दीजिए, रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज। हाँ, अपनी चीज़ों को पसंद करिए, उनको सेलिब्रेट करिए, पर हेट मत करिए, ये मैं कहना चाहूँगी। तो आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। इन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच।